हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर से हमारे 2022 के जो है वो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने शुरू हो जाएंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो चलते रहेंगे। तो जिस हिसाब से जो है वो हमारे पास में एग्ज़ाम्स की डेट शेड्यूल है, उसी हिसाब से जो वो एडमिट कार्ड कुछ एक लोगों के विजिबल हैं, कुछ एक के नहीं विजिबल हैं। जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम डेट आता जाएगा वैसे वैसे वो हमें विजिबल होता जाएगा। तो डेली सीटेट की जो वेबसाइट है उसको विजिट करके आप चेक करते रह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो पैडागोजी सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैथ्स का जो हमारे पास में कंप्लीट पैडागोजी का वीडियो है वो हमने रिसेंटली सैटरडे को जो है वो बनाया था। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। कंप्लीट पैडागोजी की सीरीज़ और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, उनको आप देखने के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करना और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी को। तो सबसे पहले बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज टर्म जो है वो लैटिन वर्ड लिंगुआ से ली गई है, जिसका मतलब होता है टंग। यानी कि टंग से जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। जिसको प्रोड्यूस करने में टंग का इस्तेमाल हो उसको भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हमारे थाउट्स जो है वो इसी की वजह से चलते हैं। हम इन्हीं की वजह से जो है वो इसी की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और इसी की वजह से जो है वो हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। अब बात करें इसकी लिपि की यानी कि स्क्रिप्ट की, तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिपि है वो है रोमन, ठीक है। और जो 4 लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स हैं, उनका सीक्वेंस जो है वो प्रीवियस ईयर के जो सीटेट के पेपर थे उनमें पूछा गया था। तो इसको आपने याद रखना है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी ऑर्डर में जो है वो आपने उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें हमारे पास में ब्रेन की, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो लेफ्ट ब्रेन होता है। और जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, जो कि लैंग्वेज की होती हैं। लैंग्वेज एग्जिबिट करती है। डायलेक्ट की बात करें तो डायलेक्ट बोली होती है, कॉलिक्यूल जो है वो बोल चाल की भाषा को बोला जाता है। और हमारे पास में इससे रिलेटेड जो है वो सिनोनिम्स जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला तो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यानी कि हम इसी के माध्यम से जो है वो दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज यानी कि हमारे पास में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें भी लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का जो माध्यम है वो इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में लैंग्वेज ही रहता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो हमारा लिटरेचर जो है वो रिकॉर्ड्स में है, जिसमें कि हमारी हिस्ट्री जो है वो सुरक्षित है। इसका नेचर जो है वो डायनामिक होता है, यानी कि समय के साथ साथ इसमें नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, जो पुराने हैं वो मॉडिफाई होते जाते हैं, ठीक है। ये प्रोन टू चेंजेस है। उसके बाद में सिंबॉलिक है, यानी कि सिंबल्स का इस्तेमाल होता है लैंग्वेज को लिखने में, बोलने में, ठीक है। आर्बिट्ररी है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मीनिंग है। ओके, यानी कि इसमें जो बोला जाता है ज़रूरी नहीं है कि दिखने में भी वो चीज़ वैसी की वैसी हो। जो टर्म जो है वो किसी ने किसी वस्तु के लिए दे दी, वो उसके लिए जो वो मतलब वो उसका बन जाता है मीनिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है कि वो किस तरीके से उसकी शेप है या कुछ भी है, एक बार जो चीज़ फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में है इट इज़ एक्वायर्ड नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, यानी कि जो हम सबसे पहली लैंग्वेज जो सीखते हैं वो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास में सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे पास में नेचुरल सिस्टम होता है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता रहता है और जिन जिन लैंग्वेजेस का यूज़ जो है वो एनवायरनमेंट में हो रहा होता है वो उनको एक्वायर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें अपने ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में पहाड़ी, पंजाबी और इंग्लिश, इन 3 लैंग्वेजेस को बच्चा जो है वो अपनी प्राइमरी स्टेज पर सीख पाता है, ठीक है। तो हमारे पास में नाउम चॉम्स्की ने भी कहा है, लैड का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है, लैड को। और इसकी फुल फॉर्म जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आप इसको याद रखिएगा कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसका ये बहुत ही सेंसिटिव, क्रिटिकल और फास्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ एज होता है, जिसमें कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। इस एज तक जो है वो जितनी भी लैंग्वेजेस के टच में आएगा वो उनको जो है वो क्रिटिकली एक्वायर कर लेता है, ठीक है। ओके, सो इसको क्रिटिकल लैंग्वेज एक्विजिशन एज कहा है, 5 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे हमारे पास में लैंग्वेज एक्विजिशन की जो एबिलिटी है वो स्लो होती जाती है, ठीक है। और
वीक हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद में, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे पास में एनसीएफ 2005 की, ठीक है, तो इसमें जो है वो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत जैसा जो देश है, ये मल्टीलिंगुअल जो कंट्री है, ठीक है, इसमें हमारे पास में इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। यानी कि भारत के जो अपने ही राज्य हैं, यहाँ पर इतनी भाषाएं हैं कि उस भाषा को हर भाषा में जो है वो इतनी विभिन्नता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जिसको कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर आप यूज़ करोगे तो दूसरा इंसान कम से कम समझ पाएगा। तो इसको ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है और इसके अलावा फॉरेन में भी लोग जो है वो उसको समझ पाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में बात करते हैं हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास में, ठीक है। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 जो है वो हमारे पास में वोवेल साउंड्स होती हैं, जिनको कि हम स्वर बोलते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। तो इनकी साउंड्स जहाँ पर भी यूज़ होती हैं, उनके आगे जो है वो हमारे पास में आर्टिकल एन लगता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि इसके अलावा बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें फोनीम की, ये जो हमारे पास में कुछ एक जो टर्म्स हैं वो पूछी गई थी, इनके मीनिंग्स जो है वो पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा मीनिंग करेक्ट है या कौन सा इसके लिए रिलेटेबल है और कौन सा रिलेटेबल नहीं है। तो इसके मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले बात करें फोनीम की, तो फोन का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को बोलते हैं फोनीम। मॉर्फीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है। यानी कि अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसका जो छोटे से छोटा मीनिंग हो जिसको हम तोड़ ना सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट बुक, इसमें टेक्स्ट और बुक ये दो जो है वो हमारे पास में मॉर्फीम है, ठीक है। टेक्स्ट को हम सेपरेटली इसका कुछ मीनिंग निकलता है, उससे छोटा हम उसको नहीं बना सकते हैं। बुक भी जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और उससे छोटा जो है वो उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है सिंटेक्स, जो इसके रूल्स के ऊपर काम करता है। होमोफोन की अगर हम बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और मीनिंग में वो डिफरेंट है, उनको बोला जाता है होमोफोन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पीस एंड पीस, ठीक है। तो इसमें जो PIECE है इसका मतलब होता है टुकड़ा और PEACE है इसका मतलब होता है शांति, लेकिन दोनों को प्रोनाउंस जो है वो सेम किया जाता है, दोनों के साउंड जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग और साथ में इसका मीनिंग दोनों अलग है। इसी तरह से टू टू, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारे पास में होमोफोन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में बात करें हम होमोग्राफ्स की, तो होमो का मतलब होता है सिमिलर, फिर से अगेन, एंड ग्राफ का मतलब होता है जो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में हमारे पास में स्पेलिंग आ जाती है, ठीक है, मतलब जिसकी जो सेम स्पेलिंग होगी लेकिन मीनिंग में वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि लीड और लेड, ठीक है। लेड जो है वो हमारे पास में शीशा भी होता है और लीड का मतलब होता है यानी कि लीड करना, नेतृत्व करना, ठीक है। तो इन दोनों को हम बोलते तो सेम ही है, ठीक है, और स्पेलिंग इनकी सेम है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस थोड़ा अलग कर लेते हैं, जैसे कि लेड लीड, लेड लीड, ठीक है। तो इस तरीके से इनको बोलते हैं होमोग्राफ्स, जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम हो लेकिन उनका मीनिंग और डिफरेंट हमारे पास में मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी कई बार डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं हमारे पास में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें कि हम क्या करते थे कि जो ग्रामर है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें क्या होता था कि हम उसको एक्सप्लेन जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में करते थे ताकि वो आसानी से समझ आ सके, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें रूल्स को जो है वो मदर टंग में एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड आप इसको बोल सकते हैं, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो है वो इसमें इस मेथड में कौन सी लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता था। तो आपने याद रखना है कि मदर टंग में इसको ट्रांसलेट किया जाता था, डिडक्टिव मेथड इसके लिए यूज़ होता था रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट से ही समझ जाइए कि जिस लैंग्वेज का ग्रामर है उसको उसी लैंग्वेज में डायरेक्टली एक्सप्लेन करके लर्न करवाने वाला जो मेथड होगा उसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। इसमें इंडक्टिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये नेचुरल मेथड है जिसमें कि जिस भाषा में आपके पास में नॉलेज है उसी भाषा में आप उसको जो है वो दूसरे तक ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एक टर्म्स की जिनकी फुल फॉर्म्स जो है वो प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर्स में पूछी गई हैं। तो LAC, LAC, तो इसका मतलब होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लेकिन उसमें जो है वो बड़ी सारी ऑप्शंस थी और उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
BICS इसका मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, यानी कि इनका यूज़ किया जाता है हमारे पास में एवरीडे लाइफ में, ठीक है, सोसाइटी को फेस करने के लिए, इंटरव्यू पर्पस से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेसिक हैं उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है BICS। CLT का मतलब है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये क्लासरूम के अंदर आने वाला प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो लैंग्वेज को टीच करवाते हैं। ये 3 फुल फॉर्म्स जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको कि नाओम चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है, वो भी फुल फॉर्म जो है वो अक्सर ही पूछी जाती है। अब बात करते हैं हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में जो आर्टिकल 343 है वो हमारे पास में ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो है वो 343(2) में इंग्लिश को एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारे पास में ऑफिशियल कौन सी है? हिंदी है। 343 आर्टिकल 1 के अनुसार, ओके, आर्टिकल 343(1) के अनुसार हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 343(2) के अनुसार जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास में इंग्लिश है। आपने याद रखना है 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया था उसके तहत जो है वो हमारे पास में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया था। अब बात करते हैं हमारे पास में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्टाइल की, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, ओके। सो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम उससे हर एक इन्फॉर्मेशन को जो है वो अच्छे से ग्रैस्प कर सके। जैसे कि हमारे पास में क्लासरूम टीचिंग होती है, ठीक है, या क्लासरूम में अगर हमें लेसन पढ़ने के लिए बोला जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। या हमारे पास में जो पैसेज आता है क्वेश्चन पेपर में, हम उसको सॉल्व करने के लिए भी इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, ताकि हम उसको गहराई से पढ़ें और उसके अंदर जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद आती है हमारे पास में एक्सटेंसिव रीडिंग, जैसे कि हम अपनी जो इंटरेस्ट से पढ़ लें, जैसे कि कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई बायोग्राफी पढ़ रहा है, उसको हम क्या करते हैं? अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, उसका सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया लेने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, उसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए उसको पढ़ते हैं, ओके, ताकि हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सके, आगे का बता सके, अनुमान लगा सके, ओके। सो उस बेसिस से जो रीडिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अब बात करते हैं लाउड और साइलेंट रीडिंग की। तो लाउड रीडिंग में हमारे पास में उच्चारण का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और साइलेंट रीडिंग का एग्जाम्पल होता है हमारे पास में लाइब्रेरी, जिसमें कि हमने अपने मन में जो है उन चीज़ों को पढ़ना होता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी होती है, और वो हमारे पास में इंटेंसिव रीडिंग का एक एग्जाम्पल होता है साइलेंट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करें हमारे पास में लेक्सिकल वर्ड की। तो लेक्सिकल वर्ड होता है मूल धातु शब्द, आपने सुना होगा अगर आप अदर लैंग्वेजेस को भी अच्छे से पढ़ते हैं तो, यानी कि मूल जो शब्द होता है हमारे पास में उसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड, और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके उसको जो वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास में बुक से बन जाता है बुकिश, ठीक है, और उसी तरीके से हमारे पास में ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें जो उनका मूल वर्ड होता है उसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड, जो कि इंडिपेंडेंट जिसका मीनिंग होता है। बाद में हम उसमें कोई ना कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके जो है वो अदर वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में, उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा जो वो राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड है। तो ट्रांसक्राइबिंग एंड पैराफ्रेजिंग जो है वो हमारे पास में राइटिंग स्टाइल्स हैं, याद रखना। डिक्टेशन से हमारे पास में स्पेलिंग करेक्शन और स्पीड एक्यूरेसी में हेल्प मिलती है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी रूल के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है और हम उस रूल का हर जगह पर बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। उसके बाद में बात करें साइट वर्ड्स की। तो साइट वर्ड्स में वो वर्ड्स आते हैं जो कि हमारी कॉमन रीडिंग में रेगुलर यूज में आते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, ही, शी, इट, ठीक है, जिनको देखते ही हम उसका मीनिंग जो है वो एकदम से पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं साइट वर्ड्स। बात करें स्कैनिंग की। तो स्कैनिंग का मतलब होता है सार ग्रहण करना, ठीक है, जैसे कि स्कैनिंग आपने देखा होगा। स्कैनिंग में क्या होता है कि हमें जब जो चीज़ चाहिए होती है उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? फटाफट से वो सारी की सारी चीज़ों को देख लेते हैं और उसका एक सार यानी कि उसका एक निचोड़ ले लेते हैं, ठीक है।
इंटेंसिव रीडिंग के अंडर आता है ये। उसके बाद में स्किमिंग की अगर हम बात करें तो स्किमिंग में भी क्या होता है कि जनरल ओवरव्यू या समरी हम किसी भी कॉन्सेप्ट की लेते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ एक क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला है द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय। ठीक, हमने जस्ट अभी अभी किया कि जो हमारे पास में नाम चॉम्स्की हैं, इन्होंने जो वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हमारे पास में दिया है कि 5 साल की एज तक जो है वो हम जिन भी लैंग्वेजेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं हम उनको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्रिटिकल एज होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम चॉम्स्की, और लैड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में the most important factor which is responsible for that differentiation between language learning and language acquisition is। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन इन्होंने दे रखी है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे पास में लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है वो है लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि हम अगर लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो उसमें हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं और उसको हम नेचुरली सीखते हैं, जबकि अगर हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि स्कूल का ऑफिशियल एनवायरनमेंट जिसमें कि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हम सीखते हैं। तो लैंग्वेज एनवायरनमेंट जो है वो सबसे बड़ा एक डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। ठीक है, What is this practice known as? Options है language and social science learning, language across the curriculum, language in learning and language and history integrated learning। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि language across the curriculum से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए जब आप लैंग्वेज को मीडियम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और वैसे भी आपने देखा होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज ही मीडियम होती है। ठीक है, सो ये जो प्रैक्टिस है इसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इसी के साथ में आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की कंप्लीट पैडागॉजी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।